नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ आपदा पर शासन की तरफ से जांच के काम शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें कई विभागों की टीमें अपने स्तर पर जोशीमठ आपदा की जांच कर रही है। आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ में आ रही दरारों के पैटर्न का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें आपदा प्रभावित क्षेत्र मनोहर बाग में सबसे ज्यादा दरारों के पैटर्न में एक समानता देखने को मिल रही है, जबकि मठ की तरह जो दरारें आई हैं, इन दरारों में समानता देखने को मिल रही है। तो जोशीमठ में कई टीमों की जांच जारी है। जोशीमठ भूतसाब की जांच कर रहे हैं भूवैज्ञानिक, और दरारों के पैटर्न का अध्ययन किया जा रहा है। कल भी आपदा प्रबंधन की टीम जोशीमठ पहुंची थी, जहां पर हालातों का दोबारा से जायजा लिया गया। जहां दरारें आई थी, उन स्थानों का दोबारा से निरीक्षण किया गया, और अब जो भूवैज्ञानिक हैं वो दरारों के पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से जोशीमठ में जो घर हैं वहां पर दरारें आ रही हैं और उनको कैसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। वहीं जोशीमठ में आई आपदा के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को अभी तक स्थायी विस्थापन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हैं। प्रभावित परिवार सरकार और प्रशासन से स्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार देर रात आक्रोशित परिवार ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरी रात लोग अपने घर की छतों पर बैठे रहे और आक्रोश जताया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रभावित लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है, उन्हें भी होटल्स की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर पर अभी कोई लाल निशान नहीं लगाए गए हैं और उनके घर खाली करवाए गए हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, वो अपनी छत पर बैठकर ही अपना आक्रोश जताते रहेंगे। मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी बद्रीनाथ के रेट से मिलना चाहिए। नगरीय क्षेत्र चाहिए यहाँ पर, जो कि हमारे विस्थापित क्या मांगने हमारे मकानों में मुआवजा में लो। हमको वो तो 1-1 लाख मिल रहा, वो भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला, नहीं मिला। कहाँ घर है अभी आपका? घर की यहीं पे। क्या मांगने हमारे मकानों में मुआवजा में लो। हमको वो तो 1-1 लाख मिल रहा, वो भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला। कोई नहीं सुन रहा। 2 तरह छोटे छोटे बच्चे लेके हम रोड पे घूम रहे और कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहा। हम क्या बोल रहे, और हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रखे हम, और नाम हमारा कहीं लिस्ट में हमारा नाम आ ही नहीं रहा, जो हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे। बातें कोई नहीं सुन रहा। 2 तरह छोटे छोटे बच्चे लेके हम रोड पे घूम रहे और कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहा। हम क्या बोल रहे, और हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रखे हम, और नाम हमारा कहीं लिस्ट में हमारा नाम आ ही नहीं रहा, जो हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकट भविष्य में कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी परेशान नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चौहान ने कहा, प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी के द्वारा कुछ शंकाएं उनके सामने व्यक्त की गई थी, जिसमें परीक्षा को पारदर्शी कराने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। उनकी इस मांग को लेकर जल्द ही उनके द्वारा मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। परीक्षार्थियों की जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करने का काम किया जाएगा। बता दें, यूके SSSC की तरह ही पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी पेपर आउट हुआ था, जिसकी अब जांच चल रही है। लेकिन यूके SSSC के बाद राज्य लोक सेवा आयोग में भी पेपर लीक होने के बाद अब प्रतियोगी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं, पारदर्शी परीक्षाएं कराने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। उन्होंने मुलाकात भी की है बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी से, और उनसे मुलाकात कर उन्होंने प्रदेश में पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाओं को कराने की मांग की है। इसके लिए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की गई है परीक्षार्थियों द्वारा। कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके संदर्भ में उनको कुछ शंकाएं थी, उन शंकाओं के संदर्भ में उन्होंने मेरे से बात की और
इनका निवेदन यह है कि जो उनके एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जो मामला सामने आया है पेपर लीक का, उनको उस पर भी कुछ संदेह है, तो इसलिए उसकी जांच करा ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री से इनको मिलाकर इनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके संदर्भ में उनको कुछ शंकाएँ थी, उन शंकाओं के संदर्भ में उन्होंने मेरे से बात की और इनका निवेदन यह है कि वहीं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा समेत बाकी परीक्षाओं में धांधली की आशंका के चलते सभी परीक्षाओं को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया। परीक्षार्थियों ने मंत्री जोशी को अवगत कराया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से 28 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक पीसीएस मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको स्थगित कराने की मांग परीक्षार्थियों द्वारा की गई। तो आगामी भर्ती परीक्षा को लेकर जो परीक्षार्थी हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है और जो आगामी परीक्षा है उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की तरफ से जो परीक्षाएं कराई जानी है भर्ती, उनको स्थगित करने की मांग परीक्षार्थियों ने की है और इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा है परीक्षार्थियों ने कैबिनेट मंत्री को। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अभ्यर्थी परीक्षार्थियों से मुलाकात की है। वहीं यूके SSSC के बाद लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले में एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। जहां सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर SIT को सौंप दी, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान आज के परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन उन्होंने ये तंज किस पर कसा है, इस बात का खुलासा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां उत्तराखंड में एक के बाद एक पेपर लीक होने से परीक्षार्थी परेशान है, अभ्यर्थी परेशान है, तो वहीं इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। एसटीएफ में जांच पर जो पेपर लीक का मामला था उसकी जांच एसटीएफ कर रही थी, जिसको हटाकर अब ये जांच एसआईटी को सौंप दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। इसलिए मैंने कहा कि धमक और हनक की जरूरत है। सरकार इकबाल से चलती है और उसकी जरूरत है। उसका चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे असामाजिक तत्व हो, उन सब के मन में एक भय होना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं उनको लगना चाहिए कि सरकार। हम भी कह सकते हैं कि जिससे पेपर लीक हुआ उससे नैतिकता के आधार पर निश्चित रूप से अपनी गलती को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। हम भी कह सकते हैं कि जिससे पेपर लीक। वहीं बीजेपी प्रदेश में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ने के प्रयास में है, लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी अपने एक खास एजेंडे के तहत निकाय चुनाव को फोकस कर रही है। तो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है। उत्तराखंड में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। देखिए, हम अपना मुकाबला इनसे किसी से इसलिए नहीं मानते कि जो सत्ताधारी दल है वो जिस तरह से नकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड में काम कर रहा है, तो लोग उसको देख समझ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरह से आपदा प्रबंधन का काम ठीक से नहीं कर पाए, तो ऐसे में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना है। रहा कांग्रेस का सवाल, तो कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में के बजाय वो मित्र विपक्ष की भूमिका में है और वो भाजपा के साथ मित्रता और आपस में झगड़े करके वो अपने आप रेस से बाहर हो गई। तो ऐसे में मुकाबला जो थोड़ा बहुत होगा वो भाजपा के साथ होगा, लेकिन हम
नगर निकाय चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा करके 2027 के लिए बेहतर संदेश देने का काम करें। देखिए, हम अपना मुकाबला इनसे किसी से इसलिए नहीं मानते कि जो सत्ताधारी दल है वो जिस तरह से नकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड में काम कर रहा है, तो लोग उसको देख समझ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरह से आपदा प्रबंधन का काम ठीक से नहीं कर पाए, तो ऐसे में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना है। आगामी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंभीर है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सभी जिलाध्यक्षों और नगर अध्यक्षों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं और बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य चल रहा है। संगठन को नए रूप से चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। अब नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव को लेकर अगर कोई पार्टी ये कहती है कि उसने दिल्ली में जो प्रदर्शन किया है तो वो उत्तराखंड में भी दोहराएगी, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसे हैं। विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार के दावे कई दलों के द्वारा किए गए, लेकिन वो यहाँ पर अपनी जमानतें तक नहीं बचा पाए, वो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। फिर नगर निगम और नगर पालिका चुनाव को लेकर ये बड़बोलापन ही दिखाई देता है। देखिए, आम आदमी क्या कहती है, क्या करती है, वो तो सब क्योंकि पूरी जनता जानती ही है। उत्तराखंड ने तो उनके सिरे से उनको नकार दिया। उनके जो खुद उनके जो मुख्यमंत्री का, जिनको उन्होंने जो दावा करे थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने खुद उस दल को त्याग करके वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो आम जो पार्टी है, इसका यहाँ पे कोई भी अस्तित्व मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है, क्योंकि इनको अच्छी तरह से हम समझते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में जो ये कहते थे कि हमारी पार्टी जो है भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अगर पाए गए हैं तो इन्हीं के दल में पाए गए हैं। जहाँ ये कहते थे कि हम 1 रुपया में हम काम करेंगे, आप देखेंगे तो इनके विधायकों के अगर वेतनमान देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा वेतनमान इनके विधायक लेते हैं। तो आम जो ये पार्टी है, ये कुछ आने वाले समय में इनका कोई उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कार्मिकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील में घेराव और प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबंधित ज्ञापन SDM विकास नगर को सौंपा है। 2005 में ये नई पेंशन योजना लागू की गई थी। एक तरह से कर्मचारियों को झुंझुना थमा दिया गया था, जिसके तहत वो एक कर्मचारी जो 30-35 साल 40 साल की सर्विस करता है, उसे 1000-1500 रुपये बामुश्किल मिलते हैं। तो ऐसे में बताइए, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय, उनको छलने का काम ये सरकार ने उस समय किया था। हमारा इसमें यही कहना है कि जो कर्मचारी है वो अपना सम्मानपूर्वक जीवन जिए, अपना परिवार का गुजर बसर करे, तो उसको पुरानी जो पेंशन लगातार चली आ रही थी वो लागू होनी चाहिए, जिससे उसको सम्मान। 2005 में ये नई पेंशन योजना। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में मौसम बदल सकता है। बदले मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद उत्तराखंड में मौसम अपना मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग के हिसाब से सीधे तौर पर कहें तो 17 तारीख तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन 18 तारीख से एक बार फिर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और या फिर नैनीताल की जो ऊंचाई वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पिथौरागढ़ के जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी होने की पूरी संभावनाएँ हैं। जो बारिश होगी, बर्फबारी पड़ेगी, उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो मौसम में जो तापमान में जो गिरावट आएगी, उसके चलते ठंड और यहाँ पर बढ़ सकती है। अभी ये कहें कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का मौसम है, तो ऐसे में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लगातार छाया हुआ है। धुंध और कोहरे की वजह से कह सकते हैं कई जो जनजीवन वो प्रभावित भी नज़र आ रहा है।
और जो ठिठुरन है उस ठिठुरन के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 से 72 घंटे उत्तराखंड में जो शीतलहर के चलते या कोहरे के चलते जो मैदानी जो क्षेत्र होंगे उनके लिए येलो अलर्ट भी बाकायदा यहाँ पर जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो मौसम का बदला हुआ मिजाज है उससे आम जनता काफी प्रभावित नजर आ रही है। और ये कहें कि उत्तराखंड में आने वाले 48 घंटे के बाद जो मौसम परिवर्तन होगा तो ऊंचाई वाली जगहों पर एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना है, जिसके चलते उत्तराखंड में ठंड और बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी या जो अनुमान है वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सहित ये कह सकते हैं कि जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी धूप नहीं खिली हुई है, बल्कि बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते ठंड और बढ़ रही है। कैमरामैन हसना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। मुनस्यारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बाद भी बीते लंबे समय से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। विकासखंड मुनस्यारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बाद भी मुनस्यारी के लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मुनस्यारी से 129 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। लोगों को अल्ट्रासाउंड मशीन की जो सुविधाएं हैं वो अस्पताल में नहीं मिल रही है, उनको 129 किलोमीटर दूर दराज के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा अभी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ अगर नियुक्त होते हैं कोई भी, तो वो दोबारा से संचालित होगी। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा अभी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ अगर नियुक्त होते हैं कोई भी, तो वो दोबारा से संचालित होगी। यहाँ वहीं देहरादून स्थित पुलिस लाइन में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य में संचालित महिला थानों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनसे महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। पुलिस लाइन देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहां आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह की परेशानी होती है। जब पुलिस लाइन महिला थाना और महिला हेल्प डेस्क की कार्य प्रणाली कैसी है और कैसी होनी चाहिए, क्या महिला थानों की आवश्यकता 13 जिलों में है या नहीं है, या उनको या महिला डेस्क को या थानों में उसे और मजबूती से कैसे लाया जाए और आम महिला की समस्या कैसे आसानी से सुनी जाए, उनकी जो एप्लीकेशन है कैसे ली जाए, उनके वो अगर दर दर न भटके, वो थाने में आए तो थाने में उनकी बात। महिला थाना और महिला हेल्प डेस्क की कार्य प्रणाली कैसी है। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 2015 में हुए दरोगा भर्ती में 20 दरोगा संदिग्ध माने गए हैं। इस लिहाज से अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऐसे 20 दरोगा को निलंबित करने की तैयारी चल रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर सभी जिलों के कप्तान को इन दरोगा के नाम भेजकर इन्हें निलंबित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, दरोगा भर्ती 2015 पर पहले भी काफी सवाल उठे थे। इसमें पेपर लीक होने की बात कही गई थी। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच फिलहाल विजिलेंस द्वारा की जा रही है। जांच के बाद इसमें भर्ती हुए 20 दरोगाओं की भूमिका को संदिग्ध माना गया। ऐसे में इन सभी 20 दरोगा को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं, उनको प्रमा पेशिया और इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य। वहीं देहरादून के छिदरवाला में ओणेश्वर मंदिर के पास नदी में एक युवक डूब गया, जिसकी लाश को एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया। दरअसल एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया था कि छिदरवाला में एक युवक ओणेश्वर मंदिर के पास नहाते समय सौंग नदी में डूब गया, जिसकी सर्चिंग के लिए एसडीआरएफ टीम की
टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मालूम पड़ा कि युवक अपने 4 दोस्तों के साथ नदी में घूमने गया था, जो लालतपड़ स्थित गुडविल कंपनी में काम करता था। नहाते समय युवक का संतुलन बिगड़ने से वो नदी में गिर गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया है। एसडीआरएफ फ्लड टीम के डीप ड्राइवर्स ने संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग की, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया और एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल के आसपास सर्च ऑपरेशन किया और युवक का शव बरामद कर लिया। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।